तो धीरे धीरे हमें ये लगता है कि ये क्या है, तो नॉर्मल चीज़ है, इसका इंटरेस्ट जो है हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो वी स्टार्ट हेटिंग दैट थिंग एंड वी विल प्रोबेबली नॉट हैव इट एनीमोर। इसको कहते हैं सेवेंथ ग्लास सिंड्रोम। We create our own future through our thoughts and beliefs. Our beliefs do manifest. इसका एक scientific basis ऐसा है कि our body is made of cells, tiny minute cells in our body. और we are made of 50 trillion cells. कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि शायद उन्होंने कभी ना कभी उसमें कुछ या तो टाइम इन्वेस्ट किया था या पैसा इन्वेस्ट किया था। जापान में एक तरीका है, फिलोसफी है, जिसमें दे जॉइन द ब्रोकन पॉट विद गोल्ड। और वो ये कहते हैं कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, या आपके जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने आपको तोड़ा है, वो आपकी लाइफ को एक नया नजरिया देते हैं, एक ब्यूटी देते हैं। एक इच्छा थी कि एक ऐसी बुक लिखूं जिसमें वो सारी चीजें आ जाएं जो मैं बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि बुक की तरह पढ़नी है, आप उसको हैंडबुक की तरह, आप जो पन्ना खोलें वहां पर आपको कुछ अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ मिल जाए। मैं देखता था अपनी मॉम को कि वो बड़ी कंफ्यूज सी होती थी, और मुझे देखती तो सोचती थी कि ये कौन है। बाद में उनको शायद याद आता था कि मैं उनका बेटा हूँ। एक पर्शियन कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन, आपने इनके बारे में सुना होगा। Namaste sir, welcome to Level Up with Anona. Hello. I know you since I think 10 years now and I have been seeing your journey और जितना आप लोगों की हेल्प कर रहे हो थ्रू डिफरेंट एरिनाज आई वुड से, चाहे वो बुक हो, चाहे आपकी PLR सेशंस हो, या फिर डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर डूइंग. I have been seeing the change that you're creating in the world. So thank you so much for honoring us to have you on our show. And मैं शुरुआत आपकी उसी journey से start करना चाहूँगी because you're a life coach, you're a PLR therapist, एक mentor हो, author हो, and ये सारे आपके ऐसे segment हैं जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं से guide और उनकी life better हो सके, उस चीज़ में आपका focus है. तो ये दो professions specifically, being a life coach और being a PLR therapist, how it is helping the people? What are you doing in these professions? Tell me in detail. Thank you, Anuna, for inviting me to this podcast. I would address this in there are two different questions in this life coaching and PLR. सबसे पहले तो एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक यूनिक ह्यूमन बीइंग बन के आते हैं। मतलब हमारे जैसा आज तक ना कोई पैदा हुआ है, ना आगे कभी पैदा होने वाला है। एंड वी आर यूनिक, ये हम भूल जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि वी फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ सोसाइटी कंडीशनिंग, जो हमें बोला जाता है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, लोगों के ओपिनियंस हमारे बारे में, उनके एक्सपेक्टेशंस हमारे बारे में, और जो चीज़ें हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये एक फील होने लगता है कि हम कुछ और हैं, हम वो हैं जो हमें सोसाइटी बताती है, वो है जो हमें बताया जाता है कि ये तुम हो। राइट। जैसे मुझे बताया जाता था कि भाई बचपन में मैं आई वॉज वेरी बैड एकेडमिकली, मैं पढ़ाई में बड़ा वीक सा था। तो कई लोग मुझे, मतलब पेरेंट्स ऑफ कोर्स अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट ही करते हैं, लेकिन बाहर कोई बोलते थे कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, पता नहीं तुम ऐसे ही कुछ नहीं करोगे लाइफ में, या ये। तो वो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। And we cover ourselves with these layers of conditioning around us. And slowly what happens is we forget who we are, because we have come here with a purpose. We have come here with our own unique qualities, and we completely forget that and start believing that we are something else. वहाँ पर फिर जाके एक अलग जर्नी की शुरुआत होती है, जो हमारी जर्नी नहीं है, वो हम एक्चुअली किसी और की जर्नी जी रहे हैं, लोगों के, बिकॉज जिनके एक्सपेक्टेशंस हमारे बारे में है, जिनके ओपिनियंस हमने अपने बिलीफ सिस्टम बना लिए, उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। तो लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद जो हो, यू आर अ यूनिक प्रोडक्ट, एंड आप में जो खूबियाँ हैं, आप में जो क्वालिटीज़ हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उनको नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने आप को उस नज़रिए से नहीं देखोगे, तब तक आप इसी चक्रव्यूह में अंदर घुसते जाओगे, एंड यू विल नेवर रियलाइज हु यू ट्रूली आर। होता क्या है कि एंड में हमारी लाइफ में, जब हम वी आर ऑन आवर डेथ बेड, बहुत ओल्ड हो जाते हैं, तब उस वक्त हमें बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं हमारी लाइफ के बारे में कि भाई हम ये करना चाहते थे, ये चीज़ नहीं कर पाए, हम अपनी लाइफ ऐसी जीना चाहते थे, वो हम नहीं जी पाए।
लेकिन वो उस समय बहुत देर हो चुकी होती है, हम कुछ उस समय अपने बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम आज अपने आप को पहचानें और आज अपनी खूबियां, अपने वैल्यू सिस्टम्स, अपनी जो पर्पस है उसको पहचान कर अपनी लाइफ अगर अपनी तरह से जिए तो वी विल नॉट हैव दोज रिग्रेट्स व्हेन वी आर एंडिंग दिस जर्नी। तो लाइफ कोचिंग में बेसिकली हमें यही बताना, और मैं ये चाहता हूं कि सब जाने कि भाई हमारा पर्पस हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी वैल्यू सिस्टम्स जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं उनको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है, और हमें हमारी खूबियाँ जो हैं, हमारी अच्छाइयाँ, एबिलिटीज़ जो हैं वो हम अगर जान लें तो वी कैन लिव अ लाइफ वेरी वेरी सक्सेसफुली, वेरी फुलफिल्ड लाइफ, और हमारे अंदर एक इंटरनल पीस, इनर पीस जिसे कहते हैं वो हम लेके आ सकते हैं। और यही मैं अपनी बुक्स के द्वारा भी बताता हूँ कि you know we have to live our own life rather than somebody else's life. आपने PLR का जिक्र किया, तो PLR हम एक टूल की तरह यूज करते हैं इन सारी प्रोसेसेस में। PLR का फुल फॉर्म है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, आपने सुना होगा कई बार। तो बेसिकली उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा बड़ा हिस्सा होता है, द बिगर पार्ट ऑफ आवर माइंड विच इज डोरमेंट part of our mind. That is not an active part of mind. Active part of mind is our conscious mind, our alert mind, conscious mind जिसे हम कहते हैं। ये जो dormant हिस्सा होता है, this acts as a storehouse. And यहाँ पर क्या store होता है? हमारी all the wisdom that we have acquired, हमारे deepest जो चीज़ें हमारे जैसे पर्पस हुआ, या जो चीज़ें हम यहाँ करने आए हैं वो सारी चीज़ें, हमारे डीपेस्ट आंसर्स, हमारी डीपेस्ट क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। ये एज इन जन्मों के वाइज, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस बर्थ। सो द आइडिया इज टू गो टू दैट लेवल ऑफ माइंड वेयर वी कैन tap our deeper wisdom, where we can connect to our own qualities, our deeper capabilities, so that we can make this journey, this present journey, a more successful one and more fulfilling one. So वो तरीका है, उसको हम PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं। सो इसमें पास्ट लाइफ में बेसिकली इट्स नथिंग टू, मतलब नॉट ऑल अबाउट गोइंग टू प्रीवियस लाइफ टाइम, बट इट्स बेसिकली टू टैप whatever is there in our subconscious mind. It may be memories, it may be emotions, it may be deeper wisdom, it may be our purpose of life, to make your present life more successful and fulfilling. अच्छा, so it's not कि it has to be the previous birth. It can be current birth, but whatever happened in the past. Because I always used to think past life is basically PLR is basically all together. So regression का मतलब क्या होता है? Regression is going back. जैसे progression is going forward, right? So regression is going back. So it can be back from the moment where we are, right? So we can do present life regression or the past life regression. Okay, but is it still somehow a part of life coaching also? Like, so we use this as a tool. As a tool itself. When we are trying to find out our deeper meaning, deeper purpose, connect to our own value systems which we have ingrained in our deeper self. तो उसको हम टूल की तरह यूज करते हैं। ओके, बट आई वांट टू आस्क यू हियर, आई मीन यू हैड अ 17 years का, you were working at a very good profile in a corporate segment, and वो सब you left it and you entered into this arena. So how was the mindset? मतलब why do you think that you can do it, and second is why do you think this is the need of the hour? मतलब what would you say on that? So ऐसा हुआ था कि जब when I was working in the corporate field, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि I don't belong to this because I'm here to do something bigger and something more meaningful. तो कहीं I think I left my job in 2007. तो कहीं around 2003 के around I started going into deeper aspects of life. Started studying human behavioral patterns and stuff like that. So and also when I went into deeper my own subconscious mind, I came to know my purpose of life through this process. And slowly I realized that corporate world is not where I belong to. Although I wanted to help people, but at a larger in the larger arena, larger sense, I wanted to help people live their own life. So वहाँ से ये धीरे-धीरे when I left my job, I completely came into a completely different profession which I had never learned in my school and college. तो ये इस तरह से change हुआ. And I believe हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ जिए, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कैटलिस्ट की जरूरत होती है, एक चिंगारी की
ज़रूरत होती है। हमारे अंदर वो फ्लैश है, लेकिन वो जलाएगा कौन? तो इफ़ आई कैन मेक दैट स्मॉल डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, ब्रिंग दैट spark in their life through which they can know who they are and live their own life successfully, I think that would be a very good thing to do. बट आपको कभी ऐसे रिग्रेट हुआ दैट यू कभी ऐसे सेटबैक, बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर न्यू एरिना, एंड आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था, लाइक यू आर अ पायनियर नाउ, जिस टाइम पे आपने किया था तब शायद पीपल स्टिल हैड दिस डिलेमा अबाउट कि वेदर टू बिलीव एंड ऑल ऑफ दैट, या वेदर टू हियर, तो उसमें कभी आपको सेटबैक लगा कुछ, यार नो, मेरी कॉर्पोरेट लाइफ पे मुझे चले जाना चाहिए था, दिस इज अ रिस्क एंड ऑल? इनिशियली लगता था यस, बिकॉज होता क्या है कि व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब द नेक्स्ट मंथ देयर इज नो सैलरी, right? So you have to pay your EMIs, you have other expenses, and suddenly you find your cachet of money what you have kept for yourself slowly wears off. तो उस समय and you don't get success immediately, you need to toil hard, you need to work, and I specifically मुझे success बहुत जल्दी नहीं मिला. many years later I came to a point जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये सही डिसीजन था, बट वो जो पीरियड था that was challenging, that was a tough period, और मुझे कई बार ये लगता था कि शायद मैंने गलती तो नहीं की, लेकिन एक भरोसा भी था कि जैसे कहते हैं अपने ऊपर भरोसा था कि मैं जिस राह पर चला हूँ इसमें कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एवरीवन यू विल सी दे वॉक ऑन द बीटन पाथ, कि हम सब एक पाथ बना दिया गया है, आपको दिखा दिया गया है कि इस यहाँ तक जाना है, और हम उसी तरफ चलते हैं, उन्हीं टूल्स को हम अपनाते हैं और उसी वहीं तक पहुँचते हैं। लेकिन शायद आपका पाथ वो नहीं है, आपको खुद अपना पाथ बनाना है, तो फिर वो कैसे होगा? तो जैसे मैं कई बार अपने वर्कशॉप्स में ये कहता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। वाह। तो मैं इसी राह पर चल के मैंने कहा मैं थोड़ा अलग रास्ता बनाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि आप भी अपने लिए अपना एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। सो इज दिस द रीजन, आई मीन बिकॉज यू आर एन ऑथर, यू आर अ ग्रेट ऑथर, आपकी 4th बुक आने वाली है अब, सो इज दिस द रीजन दैट यू स्टार्टेड राइटिंग आल्सो एंड स्प्रेडिंग योर मैसेजेस थ्रू योर बुक्स आल्सो? So books was again a tool to reach to people, because normally आप कितने लोगों से बात कर पाते हो, या कितने लोग आपके वर्कशॉप्स में आते हैं, मतलब आप वर्कशॉप्स अगर रेगुलरली भी कर रहे हो तो you are not able to reach many people at the same time. So ये books जो है ये एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है, एक vehicle बनता है for you to reach to many people who are not able to come to you or you are not able to meet them. And so books are basically vehicles, and I wanted to spread my message through my books, and that's why अभी ये मेरी जो 4th बुक आई है उसको भी वो उसका भी मतलब मकसद यही है कि हम ये जो अच्छी चीजें हैं वो दूसरों तक पहुंचाएं। तो आपकी जितनी बुक्स है, एक बार आई वांट टू गिव हैव एन आइडिया आल्सो अबाउट योर बुक्स एज वेल, कि आपकी सब मोस्टली सेल्फ हेल्प बुक्स ही रहती हैं। व्हाट्स द आइडिया, एक चीज है जो आप अपने बुक्स के थ्रू हाईलाइट करना चाहते हो, वो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं। अपने आप को पहचाने, अपनी खूबियों को पहचाने, और अपनी राह खुद चुन के अपनी राह चलें। So what's the approach that you take? I would ask कि अगर एक सेल्फ हेल्प बुक से मैं कंपेयर करूँ, मैं उस तरीके से पूछती हूँ कि तो how is that your books are different comparatively, if I ask you straightforwardly that? आपने मेरी पहली बुक्स भी पढ़ी होंगी, एंड यू विल फाइंड दैट एक कॉमन पैटर्न मेरी बुक्स में ये रहता है कि इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कभी भी बहुत आउट ऑफ दी मतलब ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। कई बार लोग मुझे आके कहते हैं कि आप इतनी सिंपल बुक्स क्यों लिखते हो? मार्केट में जो बुक्स आती हैं वो बड़ी टफ लैंग्वेज होती है, बड़ी डिफिकल्ट होती है, और वो बुक्स ज़्यादा बिकती हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बुक्स ऐसे लोग पढ़ें जो शायद उन बुक्स को नहीं पढ़ पाए। मतलब एक टफ इंग्लिश अगर मैंने लिख दी तो शायद बुक बहुत अच्छी लगे कि देखने में इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आए वो बुक, तो बुक का फायदा क्या हुआ? तो एक सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई सिंपल अगर बुक हो तो मुझे लगता है वो एक ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो यही मैंने हर बुक में ये चीज रखी है। पर इट्स वर्किंग दिस अप्रोच, व्हाट डू यू थिंक? कैसे आपके रिव्यूज आए हैं अभी तक? मतलब मुझे कई लोग मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन लोग अब मेरा ईमेल आईडी खोज के, मुझे मेरा नंबर खोज के, या सोशल मीडिया के मेरे हैंडल्स खोज के मुझे मैसेज करते रहते हैं
कि हमने आपकी बुक पढ़ी, और मैं उस वक्त जब मैं बुक पढ़ रहा था तो एक बहुत डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा था, लेकिन ये बुक जो थी वो मेरे लिए एक संबल बनी। और मुझे अपने डिफिकल्ट पीरियड से जाने में मुझे उस बुक ने हेल्प की। ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक सुकून फील होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इफ यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ। So nice. तो मतलब your new book is coming, 50 golden rules of life. तो अब मैं आपसे अगर पूछूं, first of all, why 50 and why are these golden rules? Tell me that. तो इसके ऊपर काफ़ी मैंने सोचा था। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट बुक जो आई थी, कीज HLP वे टू अ रिग्रेट फ्री लाइफ, 2013 में आई थी। उसके बाद सेकेंड बुक मेरी आई, मेनी लाइव्स वन सोल, विच केम इन 2015, और थर्ड बुक जो आई दैट वाज स्काई इज नॉट द लिमिट इन 2017। और ये बुक्स तो मतलब आई और इनके अलग अलग पर्पस थे, वो उतना वो काम कर रही हैं, लेकिन एक जहन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी बुक लिखूं जिसमें वो सारी चीज़ें आ जाएं जो मैं बताना चाहता हूँ। Okay. और वो ऐसे बुक हो जो आसान हो, वो एक ऐसी बुक हो जो आप हैंडबुक की तरह यूज़ कर पाएँ। आपको ऐसा नहीं है कि बुक की तरह पढ़नी है, आप उसको हैंडबुक की तरह, आप जो पन्ना खोलें वहाँ पर आपको कुछ अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ मिल जाए। और जो आपको ज़िंदगी के सबक दे, एक ऐसे रूल्स, इफ़ यू आर ऑन अ जर्नी ऑफ you can say journey towards success, fulfillment and inner peace, तो ये बुक आपकी एक अच्छी कंपेनियन बने उस जर्नी में। Okay. तो इसलिए ये बुक मैंने शुरुआत की थी लिखनी। इसको लिखते हुए करीब 1.5 years का टाइम लगा। Okay. लेकिन प्रोडक्ट अभी बहुत अच्छा है। इट हैज रियली कम आउट वेरी वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये बुक, आई एम श्योर दिस पीपल आर रियली गोइंग टू, होता है ना कि एक बुक हमारी होती है जो बहुत अजीज होती है, हमारे दिल के करीब होती है, और उसको हम अपने बेड साइड टेबल के पास रखते हैं। जब भी रात में नींद खुलती है तो उसको उठा के उसके पन्ने पलट के पढ़ते हैं, और वो बुक हमसे बातें करती है। तो ये एक ऐसी बुक है जो आपसे बातें करेगी। उसमें हर चैप्टर में स्टोरीज है, जो आपको एक कोई डिफिकल्ट अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको समझने में आपकी हेल्प करती है, और बहुत आसानी से समझाया हुआ है। तो ये आपकी एक अच्छी कंपेनियन बन सकती है। वाओ। बट ये जैसे आपने 1.5 साल आपने बोला आपको लगे, तो आप इसमें जो रूल्स जैसे आपने जॉट डाउन किए होंगे, प्रॉब्ली वॉट एवर रूल्स आर देयर, तो कैसे आपने डिफाइन किया कि दिस इज द रूल दैट आई रियली नीड टू एड अप इन दीज 50 रूल्स? देखिए, बेसिक रूल्स तो वही होते हैं। अगर आप देखें कि जितनी भी बुक्स हैं दुनिया में, बेसिक रूल्स आर द सेम। ओके, हर एक ने उसको अलग अलग अंदाज में अपने अपने तरीके से लिखा है, दे पुट फोर्थ इन देयर ओन बुक्स। और ये रूल्स जो है ये डे टू डे रूल्स हैं। मतलब अगर हमें मैंने एक चैप्टर में जैसे बताया कि काइंडनेस इज समथिंग विच इज द बेस्ट वर्च्यू, तो काइंडनेस अगर आप देखें तो एक्चुअली हमारी दुनिया से हटता जा रहा है। People are becoming less kind, they are becoming less compassionate, less loving, people are becoming less sensitive and empathetic. True. एक दूसरे को हम समझते नहीं हैं, right? We are not good listeners. We listen, we basically hear to put forth your point. You are not really listening to any person. तो ये तो basic rules हैं। अगर मैं ये कहूँ कि do not react, respond, तो ये तो बेसिक रूल हुआ कि कोई भी सिचुएशन हमारी आती है तो हमें उस वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने उसमें बुक में लिखा है एक चैप्टर में कि इफ यू आर हर्ट, एंग्री, लोनली और टायर्ड, यू शुड नेवर रिएक्ट और टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त थोड़ा अलग चले जाओ, उस वक्त जाके थोड़ी ठंडी हवा में कुछ डीप ब्रेथ ले लो, या एक कप चाय पी के आओ, या पानी का एक गिलास पी लो, या थोड़ा सा अलग हो जाओ। व्हेन these things will give you time to calm down, and then when you take a decision you will never regret that decision. True. ये सारी चीजें they are normal day to day rules of life which I have just compiled into this book. Wow. So if I ask you, if a youth is watching this, 3 top rules if I ask you that everyone should have top of their head in इसी book में से अगर मैं पूछूं, what would you say? So सबसे पहले तो मैं जैसे in the beginning of the talk में बताया, you are unique.
आप जो है यू आर अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। आपसे पहले ना कोई इस दुनिया में आया है और ना कोई इस दुनिया में आएगा। सो उस चीज को पहचानिए, बिकॉज यू हैव यूनिक क्वालिटीज, यू हैव यूनिक स्ट्रेंथ्स, कैपेबिलिटीज, एंड बी who you are. That is the first thing, right? Second thing is हम जो दूसरों की तरह से अपनी लाइफ जीते हैं कि दूसरों ने ये बता दिया कि ये करना है, तो ब्रेक रूल्स एंड क्रिएट योर ओन पाथ। आप अपना रास्ता खुद बनाइए। व्हेन यू क्रिएट योर ओन पाथ यू विल रियलाइज दैट ये जो सारी आपकी खूबियां हैं ये आपको उस समय काम आएंगी और आप एक अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे, एक अपनी लाइफ को सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग बनाएंगे। और तीसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स घटती चली जा रही हैं हमारे ज़िंदगी से। वैल्यू सिस्टम्स मतलब लव, कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी, फेथ, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे हमारे सिस्टम से कम होती जा रही हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आउटर चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, इन चीज़ों को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये चीज़ें हमें हमारी लाइफ में लेकर आनी है, एंड वी हैव टू ब्रिंग आउट दोज बेसिक क्वालिटीज जिसको हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। वैल्यू सिस्टम्स अपनी अगर हम लेके आते हैं तो ज़िंदगी में कोई भी स्टॉर्म हो, तरह तरह के स्टॉर्म्स से हम गुजरते हैं, उन सारे स्टॉर्म्स में से हम बहुत आसानी से निकल पा सकते हैं। तो ये तीन चीजें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड इवन मतलब व्हेन आई वाज जब आई गॉट योर बुक, सैम्पल बुक, तो मैं देख रही थी तो उसमें इन द वेरी स्टार्ट, इन द वेरी बिगनिंग, यू हैव इवन मेंशन्ड अबाउट योर मॉम हैविंग एल्जाइमर, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट इवन टॉट यू अ लॉट इन योर जर्नी, एंड वट एवर आपने जो अभी टीचिंग्स बताई उस कहीं ना कहीं आपने सीखी है। इफ यू डोंट माइंड me asking, I mean, further about it. So, how was your feeling and what did you learn out of it? We realized mom is having Alzheimer's somewhere around 2010 approximately. She passed away in 2018. तो करीब 7 या 8 साल एंड के शी हैड एल्जाइमर्स, और धीरे धीरे वो इट वाज अ प्रोग्रेसिव थिंग। सो वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले उन्होंने चीज़ें भूलनी शुरू की, उसके बाद उन्होंने लोगों को भूलना शुरू किया। मुझे भूल गई थी, मेरे फादर को भूल गई थी, और फिर धीरे धीरे और चीज़ें मतलब वो कहने लगी थी कि ये मेरा घर नहीं है मुझे। तो Alzheimer's is basically a medical situation. It's a medical problem where your mind, central part of your mind shrinks, and then you start, stop remembering things and stuff like that. तो ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे आसपास जिनको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं, डेमेंशिया है, अल्जाइमर्स है। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि मेनी टाइम्स वी आर नॉट काइंड टू दीज पीपल। मेनी टाइम्स वी इनका मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इनको याद नहीं आ रहा है, और दे आर वेरी कन्फ्यूज। उनको मैं देखता था अपनी मॉम को कि वो बड़ी कन्फ्यूज सी होती थी, मुझे देखती तो सोचती थी कि ये कौन है। बाद में उनको शायद याद आता था कि मैं उनका बेटा हूँ। कभी कभी भूल जाती थी कि ये मेरा घर है, तो बोलती थी कि बाहर ले चलो कहीं और, किसी और घर में। उनको घर याद आता था, अपने बचपन का घर याद आता था कि मुझे वहाँ ले चलो। मेरे फादर को बोलती थी कि ये मेरे पिता हैं, ऑल दोज थिंग्स। जो उस समय मुझे दुख भी बहुत होता था उनकी हालत को देख के। लेकिन एक चीज़ आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि आई हैड मेरे पास बहुत सारा वक्त मैं उनके साथ गुजार पाया इन दोज 7 to 8 years। और उस दौरान जो मतलब वो तो बच्चों जैसी हो गई थी, लेकिन वो जो एक प्यार, अपनापन जो उनकी आंखों में मैं देखता था, हालांकि वो उनको याद नहीं रहता था, इट वॉज अमेजिंग। दैट वॉज अ अमेजिंग फीलिंग। और वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि तू मुझे छोड़ के मत जाना। आपको पहचानती नहीं थी वो, although she didn't know who I am end में जाके, but she always used to say कि you never leave me। और मैं वैसे ही मैंने किया till the last moment I was there with her, and आज मुझे उस चीज़ का बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मैंने You were there।
वाओ। सो मतलब बहुत बार ये होता है ना ऐसी सिचुएशंस में कि लोग सोचते हैं व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और वो लेट गो जो एक पास्ट को करने की ज़रूरत होती है क्या है कि जो हुआ लेट इट गो एंड लिव इन द प्रेजेंट, वो वाला जो एक सिचुएशन होता है। तो व्हाट वुड यू से टू अबाउट दैट कि हाउ कैन पीपल लर्न दैट पर्टिकुलर एक यू नो अ वे टू लिव एंड मूव फॉरवर्ड? सो क्या होता है कि हम बहुत सारा बैगेज अपने साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो शायद हमारे जहन में घर कर लेती हैं। दे कैन बी यू नो बैड मेमोरीज, दे कैन बी बैड इमोशंस, गुस्सा या रिसेंटमेंट होता है, गिल्ट, रिग्रेट, यू नो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हम पास्ट के बारे में रखते हैं और वो चीज़ हम हमेशा अपने साथ कैरी करते रहते हैं। होता क्या है कि अगर हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ें, उन चीज़ों को हम लेट गो नहीं करें, तो जाने अनजाने वी आर एक्चुअली कैरिंग दैट हेवी बैगेज विथ अस एंड दैट मेक्स अवर जर्नी फॉरवर्ड वेरी डिफिकल्ट। हमारी जर्नी जो हमें जिस ओर जाना चाहिए वो स्लो हो जाती है। और चूंकि जर्नी हमारी स्लो हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली समथिंग इज पुलिंग यू बैक एंड यू हैव टू लेट दैट बैगेज गो, यू हैव टू लेट दैट थिंग गो। वो हम उसको छोड़ते नहीं है। एक चूंकि मैं इतनी सारी स्टोरीज मैंने अपने बुक में दी हुई है, एक स्टोरी मेरे को याद आती है कि एक छोटा सा बच्चा था जो खेल रहा था अपनी मम्मी के साथ, मदर थी वहाँ पे, और वहाँ पर एक बहुत सुंदर वास रखा हुआ था। और चीनी मिट्टी का वास था एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव वास व्हिच वाज गिफ्टेड टू हिज मदर बाय हर मदर एंड यू नो देयर वाज लॉट ऑफ इमोशनल वैल्यू। तो खेलते खेलते बच्चे ने उस वास में अपना हाथ डाल दिया और फिर उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। तो बहुत कोशिश की, बाहर नहीं निकल, तो वो रोने लगा कि मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। तो मदर ने देखा, मदर ने कोशिश किया, वो उस वास को तोड़ना नहीं चाहती लेकिन हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, क्या करें। बहुत कोशिश की, हाथ बाहर नहीं निकल रहा। तो पिताजी को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, तेल लगाया, साबुन लगाया, बहुत सारी चीजें, लेकिन हाथ बिल्कुल टस का मस नहीं हुआ, बाहर ही निकला। तो फ्रस्ट्रेशन में उस फादर सेड कि यू नो मैंने बहुत कोशिश कर ली, हाथ निकल नहीं रहा है, अगर कोई मुझे बता दे कि ये हाथ कैसे निकलेगा तो मैं उसको 100 रुपये इनाम दूंगा। जैसे ही बच्चे ने ये सुना तो वास के अंदर क्लिंग की आवाज आती है और हाथ बाहर निकल आता है। तो सब लोग भौचक्के रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। बोलते हैं बेटे ये कैसे, हाथ कैसे बाहर निकला। तो बच्चा बोलता है कि वो एक 2 रुपए का कॉइन वास के अंदर गिर गया था, तो उसको निकाल रहा था मैं, तो वो मेरी मुट्ठी में था और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो मुट्ठी में पकड़ रखा था, मेरा हाथ बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं कोई अगर निकालने का रास्ता बताएगा तो मैं उसको 100 रुपये दूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि 100 रुपये तो मुझे चाहिए, मेरे 2 रुपये से तो ज्यादा है, तो मैंने वो छोड़ दिया और फिर मेरा हाथ बाहर निकल गया। हम चीजों को पकड़ के रखते हैं और चूंकि हम पकड़ के रखते हैं, हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। That's so true and that's a very I mean example आपने on point दिया which actually totally makes sense कि that's what actually happens कि लोग मैं इनफैक्ट आपकी जब बुक पढ़ रही थी तो यही चीज़ मेरे को फर्स्ट चीज़ जो दिमाग में आई थी यही आई थी कि ये जितने भी वर्च्यूज हैं जो आपने जैसे लेट गो का एक सिंपल, अब हम अक्सर अपनी लाइफ में सुनते आते हैं कि सब ये बोलते हैं अरे जाने देना, दिस इज अ कॉ, बट नहीं जाने देते हम। दैट्स द होल पॉइंट कि उसको जाने कैसे देना एंड व्हाई, हाउ इट विल चेंज योर लाइफ, वो समझाना, वो जो प्रोसेस एक होती है ना छोटी सी, वो समझाना बहुत जरूरी है और उसको आपने इतनी ब्यूटीफुली समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर मैं आपसे पूछूं बिकॉज इससे जो आपने ऐसे इंस्टेंसेस लिखे हैं, तो वन ऑफ द इंस्टेंसेस दैट आई रिमेंबर स्पेसिफिकली इज वेयर यू मेंशन दैट देयर वाज दिस थिंग जो कुछ आपको क्रिकेटर्स के साथ आपको क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया, देयर वाज अ सर्टेन इंस्टेंस अबाउट दैट। तो वो आपने स्पेसिफिक अपना पर्सनल इंस्टेंस वहां पर क्यों डाला एंड व्हाट वाज इट फर्स्ट ऑफ ऑल? सो देखिए, जैसे सब लोग यू नो इंडिया में क्रिकेट एक क्रेज है। हाँ। तो मैं भी मतलब एक एविड क्रिकेटर रहा हूँ और बचपन में बहुत क्रिकेट खेली है। कॉलेज तक क्रिकेट काफ़ी एविडली, मतलब काफ़ी एक्टिव था मैं और क्रिकेट खेलता था। लेकिन जब जॉब लगा तो बॉम्बे आ गए और फिर वहाँ से यू नो अलग सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर क्रिकेट खेलना बंद हो गया, कम हो गया, फिर धीरे धीरे बंद हो गया।
तो ये बहुत एक होता है ना, हमारा बचपन हमें हमेशा याद आता है और बचपन जीने की हमेशा चाह होती है कि हम वो चीज़ें करें जो बचपन में करते थे। तो क्रिकेट खेलने का हमेशा मन था। तो ऐसा एक मौका मिला जब मुझे किसी ने क्रिकेट टीम से इंट्रोड्यूस किया और फिर मैं उसमें ज्वाइन किया। तो ये किस्सा मैंने एक चैप्टर में मेंशन किया है जहाँ पर विच इज़ कॉल्ड एज नेवर जज एनीबडी। ओके। तो ये जो टीम थी जिसमें मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसमें सब लोग स्टार्स थे। ये एक सेलिब्रिटी क्रिकेट, दिस इज अ ट्रू थिंग और दिस इज अ ट्रू थिंग, दिस इज ट्रू थिंग। सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम थी, इसमें सब एक्टर्स हैं। हाँ। और कोई किसी सीरियल में काम कर रहा है, कोई किसी फिल्म में काम कर चुका है, कोई डायरेक्टर है, ये वो सब कुछ अलग अलग, और मॉडल्स हैं और एक्टर्स हैं। और ये लोग सारे क्रिकेट रेगुलरली खेलते थे। मतलब कुछ लोग तो क्रिकेटर्स थे भी, किसी ने रणजी खेली हुई है, किसी ने आईपीएल खेली हुई है। और उसके बीच में मुझे डाल दिया गया और मैं हमेशा ये सोचता था कि ये तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, स्टार्स हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, तो पता नहीं मुझे ये कैसे ट्रीट करेंगे। आई यूज्ड टू जज कि मुझे शायद टीम से निकाल दिया जाएगा या मुझे बड़ा बैडली ट्रीट किया जाएगा और ये सब। लेकिन हुआ एक्चुअली उससे उल्टा। हुआ क्या कि ऑल दीज प्लेयर्स वे सच ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स कि मुझे उन्होंने धीरे धीरे इतना मतलब प्यार और अंडरस्टैंडिंग और एक अपनेपन की फीलिंग मुझे वहाँ पर दिखी कि मैं एक उनकी फैमिली का एक पार्ट हो गया। And they made sure that I did not feel that I am, somebody who does not belong to this group. They made sure कि मुझे बहुत एक फीलिंग, जो प्यार की फीलिंग होती है, लव की फीलिंग, वो आई सबसे। एंड एक मतलब अलग ही एक, लाइक आई हैव गॉट ऑल दीज पीपल एज माई लाइफ टाइम फ्रेंड्स नाउ, ये मैं कह सकता हूँ। तो वो जो प्यार मिला, दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। और ये मैंने उस चैप्टर में मेंशन किया है कि नेवर जज एनीवन, बिकॉज आपको मालूम नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों से जज करते हैं लोगों को, लेकिन आपको मालूम नहीं कि कौन कैसा आपसे बर्ताव करेगा, और आप उसको फिर जज करके वैसे ही बर्ताव करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आई हैव गॉट लाइफ टाइम फ्रेंड्स इन माई क्रिकेट टीम विच इज कॉल्ड एज डेयरिंग डजन क्रिकेट टीम। वाओ, नाइस। तो अगर मैं आपसे यही पूछूं, फिर फ्रेंड्स कितने जरूरी होते हैं लाइफ में, व्हाट वुड यू से अबाउट, बिकॉज आज की जनरेशन तो लिटरली दे आर गोइंग विदाउट फ्रेंड्स बिकॉज उनका काम और फैमिली पे इतना फोकस होता है कंपैरेटिवली। तो व्हाट वुड यू से, व्हाई फ्रेंड्स आर सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ? देखिए, जब हम इसको अगर जर्नी कहें, सफ़र कहें, तो हमें फ्रेंड्स या हम सफ़र की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स मतलब आपके जो साथ में चलें, आपको जो अंडरस्टैंड करें। लेकिन हम आजकल की दुनिया में देख रहे हैं कि हमारे जैसे होता है ना कि फेसबुक पे मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, या इंस्टा पे मेरे 15,000 फॉलोअर्स हैं, या ऐसे, और हम उसी से खुश हो जाते हैं कि हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं। लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ में, आप मुसीबत में हैं, कोई चीज़ है, तो आप देखेंगे उनमें से एक भी नहीं आएगा। सो ट्रू, राइट। लेकिन वो लोग आएंगे जो आपके बारे में हमेशा दे केयर अबाउट यू, राइट। वो शायद 1, 2, 3 इतने ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप रात को 2 बजे भी आप फ़ोन करोगे तो आप फ़ोन उठाएंगे, या आप किसी मुसीबत में हो तो वो ज़रूर उस समय आपके साथ होंगे, भले ही आ ना पाए लेकिन आपके साथ खड़े होंगे। तो ये लोग, ऐसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, जिनको हम फ्रेंड्स कह सकते हैं, या कुछ भी हम मतलब जनरल टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे लोग जिनके ऊपर आप 100% ट्रस्ट करें, और जिनको जो आपको मतलब किसी दे नो यू इन एंड आउट अबाउट योर सेल्फ, एंड दे विल नेवर जज यू for whatever you are doing in your life. They will always be there, whatever way you are, whatever you do in life, they will stand there, solidly with you. तो ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, और हम अगर ऐसे फ्रेंड्स अगर हम 1, 2, 3 भी कमा पाएं अपनी पूरी लाइफ में, I think you are a rich person. Number doesn't matter. Number does not matter. Because that matters for many. That's why I'm specifically asked कि numbers matter नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर हमारे जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है, मुझे कितने लाइक्स आए, कुछ भी नहीं आए, तो हम बड़े उदास हो जाते हैं। हाँ, true. How does that matter? True. Because those people don't even know you. Yeah, this happens because I've entered in this arena, in this content industry and everything. So yesterday only I was talking to my sister only कि यार सोचने की बात होती है कि when मैं continuously content publish करती हूँ, या I'm out there, तो जो वो होता है ना कि you expect कि these few people they are proud of me and they should be constantly liking my content and everything
you know, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. There are always random people who are liking my content, but apparently जो मेरी लाइफ में हमेशा से रहे वो कोई मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करता in terms of content और in terms of तो that makes you realize कि ये चीज पर क्यों हिट करनी है. So that's not important. Correct. So वो चीज आई थिंक एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है फॉर श्योर, बट दैट्स ट्रू एंड दैट रियली नीड्स टू गो आउट देयर. एंड व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यू बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ मेंटर, आई थिंक दिस इज वन रीजन या वन थिंग दैट पीपल मस्ट आस्क यू अ लॉट कि हाउ टू मेंटेन good strong relationship, be it friends, be it family, or be it your partner or anything. So what would you say the core of it? What would you say about it? So as I always say, there are 4 pillars of any relationship: love, commitment, trust and communication. So सबसे पहले तो हमारी जो relationships बनती हैं उसमें basically we like each other, we have love between each other, and that is when we want to be together. कोई भी relationship हो, we want to be together, so that starts with liking or love towards each other. लेकिन second step जो है वहाँ पे it's a very important step, because अगर आप चाहते हो कि एक दूसरे के साथ समय बिताना है या लाइफ टाइम गुजारनी है तो वहाँ पर कमिटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द कमिटमेंट. कमिटमेंट अगर हो तो दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू लास्ट, राइट. सो कमिटमेंट इज द सेकंड स्टेप. नाउ कमिटमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम थिंग्स स्टार्ट वियरिंग आउट, और उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वी हैव टू डेवलप ट्रस्ट. ट्रस्ट डज नॉट हैपन ओवरनाइट. ट्रस्ट डेवलप होने के लिए टाइम लगता है. सो यू हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ टुगेदर, और उसी से ये ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है, राइट. सो ट्रस्ट डेवलप होने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट लव, कमिटमेंट, एंड देन व्हेन यू गो थ्रू लाइफ यू डेवलप ट्रस्ट. अब अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो आपके बीच में खिटपिट हो जाए या रिलेशनशिप में कोई दरार आ जाए, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम बात करनी बंद कर देते हैं. हम वो दरार को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से तो नेचुरली वी विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. जो आपने इतनी मेहनत करके ट्रस्ट डेवलप किया है वो ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है. फॉर दैट 4th पिलर ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कम्युनिकेशन. बिकॉज जब कोई इशू या प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप में आता है तो कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया तो दैट रिलेशनशिप स्टार्ट्स वियरिंग आउट. जो ट्रस्ट आपने डेवलप किया है इट स्टार्ट्स वियरिंग आउट, एंड स्लोली आप देखेंगे वो दरार जो है वो चौड़ी होती जा रही है और वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाती है. सो लव से शुरू होती है, कमिटमेंट पे जाती है, कमिटमेंट से ट्रस्ट डेवलप होता है, और उसके बाद कम्युनिकेशन इज द की. ये चारों पिलर्स पे अगर हम रिलेशनशिप बेस करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हमेशा बनी रहेगी, कभी भी वेयर आउट नहीं होगी. एक चीज़ और मैं इसमें यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम आपने मतलब यहाँ पर स्टोरी के फॉर्म में ये मैं बताता हूँ कि एक साधु होता है, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहा होता है. तो जाते जाते उसको एक जगह पे दिखता है कि 2 आदमी साथ बगल में खड़े हुए हैं, एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, और जोर से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब चिल्ला के बात कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं. तो वो जोर से बात कर रहे हैं, कोई मतलब इधर बहुत जोर से बात करता है, इधर जोर से बात कर रहा था. थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो तो देखते हैं कि एक लड़का और लड़की बगल में बैठे हुए हैं, और लेकिन एक दूसरे की तरफ सिर्फ देख के मुस्कुरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और इशारे कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे. तो जब आगे बढ़ के शिष्यों ने ये साधु से पूछा कि ये कैसे हुआ कि इधर तो 2 आदमी एक दूसरे के बगल में खड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से चिल्ला के बात कर रहे थे, और दे वर एक्चुअली फाइटिंग विद ईच अदर, जबकि 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए बोल ही रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं, इशारे भी चल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे. तो साधु ने कैसे एक्सप्लेन किया इसको? वो बोले कि देखो ऐसा होता है कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, द फिजिकल डिस्टेंस डज नॉट मैटर. जो डिस्टेंस होता है वो आपके दिलों के बीच का डिस्टेंस होता है, दिलों के बीच की दूरी. तो अगर आपके दिलों की बीच की दूरी बहुत दूर है, भले ही आप बगल में खड़े हो, लेकिन आपके दिल बहुत दूर हैं, तो आपको एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ेगा. भले ही आप बगल में खड़े हो, लेकिन यू फील दैट दिस पर्सन इज फार अवे फ्रॉम यू, हिज हार्ट और दैट पर्सन हार्ट इज अवे फ्रॉम योर हार्ट.
तो आपको चिल्ला के बात करनी पड़ेगी, राइट? अगर आपके दिलों की दूरी बहुत दूर हो, और ऐसे में अगर जो दूसरे हम कपल देखें जो बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी दिलों की दूरी बिल्कुल बगल में हो, तो फिर आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक दूसरे की बात वैसे ही समझ जाते हैं। तो यू कैन इवन लुक एट ईच अदर्स आईज और लुक एट ईच अदर एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन वांट्स टू से। तो ये चीज बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन योर हार्ट्स। अगर वो बहुत पास है तो आपकी रिलेशनशिप वैसे ही अच्छी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव टू शाउट टू put your word through. हाँ, वो ऐसा बोलते हैं ना सर कि when you're in the same room but still if a person is angry so they shout, वो चिल्लाते हैं उस चीज पे, but they shout और एकदम से आवाज इसलिए क्योंकि वो है जो आपने बोला कि वो रूम में सेम है बट स्टिल उनके वो आर्ग्यूमेंट में दिल इतने दूर हो गए दैट ही हैज टू शाउट एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू नो दिस इज हैपनिंग। दैट इज सो ब्यूटीफुल। बट इसमें मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, जो रिलेशनशिप से जैसे आपने बात की, तो अक्सर ये रिलेशनशिप और ये इनफैक्ट किसी भी कोर्स ऑफ लाइफ में कोई भी किसी भी आप पाथ में हो, ये जरूर होता है कि व्हेन आपको जो चीज चाहिए थी एंड यू गॉट इट, यू फाइनली फाउंड इट, तो ऑल ऑफ अ सडन देन वो उसमें एक इंटरेस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। सो ये रिलेशनशिप के भी हो सकता है और एक जनरल लाइफ में भी होता है, बी इट योर एम्बिशन, बी इट योर एनीथिंग। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? सो एक आदमी था, वो रेगिस्तान में सफर कर रहा था, रेगिस्तान से जा रहा था, और चलते 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 उसको बहुत थक गया, और बहुत थक गया, उसको बहुत जोर से प्यास लगी। अब रेगिस्तान में चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं था, दूर दूर तक रेत थी, तो बड़ा परेशान हो गया, और वो इतना ज़्यादा मतलब वो मरने को आ गया, इतना ज़्यादा उसको प्यास लगी और थक गया और समझ में नहीं आया तो क्या करे, वो बिल्कुल मरने वाला था। तो उसको दूर एक पेड़ नजर आता है, तो वो सोचता है कि यहाँ पर शायद पानी होगा, तो वो दौड़ के मतलब जैसे भी जाता है, और जब तक वो पेड़ तक पहुँचता है वो ऑलमोस्ट क्रॉलिंग होता है, तो देखता है वहाँ पे पेड़ के नीचे एक मटका रखा हुआ है और एक ग्लास रखा हुआ है। तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान मिल गए, मतलब मटका और ग्लास दिखा वहां पर, तो उसको लगा कि ही हैज सीन गॉड। तो वो जाता है, देखता है तो मटके के अंदर पानी था। तो जैसे ही वहां जाता है, उसने मटके के अंदर वो ग्लास डाला और पानी पिया। पहला ग्लास पानी पिया उसने, तो ऐसा उसको लगता है कि उसने अमृत पी लिया। उसको लगता है कि ही हैज दैट्स लाइक टेस्ट लाइक नेक्टर फॉर हिम, एंड इतना मीठा पानी था, इतना अच्छा पानी था, उसको लगता है कि बस उसको सब कुछ मिल गया लाइफ में, बहुत अच्छा लगता है उसको। सो पहला ग्लास उसने पिया, फिर उसने दूसरा ग्लास फिर से लिया, फिर दूसरा ग्लास पिया। तो पहले ग्लास में उसको जितनी खुशी हुई थी, दूसरे ग्लास को पीने में उसको इतनी खुशी नहीं हुई। ठीक ठीक था। तो फिर ऐसे ही करते हुए उसने तीसरा ग्लास पिया, चौथा ग्लास किया, पांचवा ग्लास पिया, छठा ग्लास भी पी लिया। अब बाय द टाइम वो छठा ग्लास जब पानी पीता है, तो उसको लगता है कि ये पानी जो मैं पी रहा हूँ ये पता नहीं कैसा है, अभी इसमें कुछ ऐसे मुझे स्मेल सी आ रही है इस पानी में, इसमें कुछ सेडिमेंटेशन भी है। मटके में देखता है तो मटके में पता नहीं वो गंदा सा पानी है, पीला, उसको पानी भी अब रंग भी अलग नजर आने लगता है, और वो सोचता है कि ये पानी मतलब मेरे पीने लायक नहीं है, इट्स बेटर दैट आई डोंट ड्रिंक दिस वाटर, राइट? और वो पानी वो सातवां ग्लास पीता ही नहीं है। This phenomenon is called as seventh glass syndrome. मतलब कोई चीज अगर हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है, whether it is in relationships or any aspect of life, अगर हमें बहुत ज्यादा वो चीज चाहिए, तो उस समय जब मिलती है वो, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें लगता है कि भगवान मिल गए, हमें लगता है सब कुछ मिल गया, हमारी लाइफ बन गई, ये वो सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज हमें ज्यादा मिलती है, तो धीरे धीरे हमें ये लगता है कि ये क्या है, तो नॉर्मल चीज है, तो फिर हमारा उसका इंटरेस्ट जो है हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और फिर हमें अगर वो चीज और मिलने लगती है तो वी स्टार्ट हेटिंग दैट थिंग एंड वी विल प्रोबेबली नॉट हैव इट एनीमोर। इसको कहते हैं सेवेंथ ग्लास सिंड्रोम। जो चीज पहले जैसी हमें लगती है वो बहुत ज्यादा अगर मिल जाए तो हमें बाद में वैसी नहीं लगती है। ओके, बट हाउ टू फाइट इट देन? आई मीन हाउ टू स्टॉप इफ दिस इज हैपनिंग? सो पहले ही ग्लास में हम ऐसे रहे कि ठीक है, आपको जो भी मिल गया, यस यू हैव रिसीव्ड इट, यू थैंक यूनिवर्स फॉर गिविंग यू दैट। बट मोर ग्रीडी अबाउट इट। आप एक दो ग्लास पीजिए, बट उसके बाद यू नो दैट वॉट एवर इट इज देयर, मतलब यू कैन नॉट if it's basically it's a phenomenon which happens with everybody. Okay. You cannot fight it, it's coming from within you. Acha, it happens with everybody. Yeah. So it's a
part of our day-to-day life. Okay. And what about, okay, so this makes me think, जैसे हमने जो मूवी देखी है जैसे द सीक्रेट एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें हम यूनिवर्स कंस्पायर्स यू कि जो तुम्हें चाहिए, जो एक जैसे हम अब अगर ये एक माइंड सेट की बात कर रहे हैं, सो हाउ मच डू यू बिलीव इन दैट, लाइक the secret and the power of affirmations and the universe conspiring and all of that? I do believe in that because we create our own future, and we create our own future through our thoughts and beliefs. Our beliefs do manifest. तो इसका एक बेसिक अगर हम देखें साइंटिफिक बेसिस ऐसा है कि our body is made of cells, tiny minute cells in our body, और we are made of 50 trillion cells approximately. ठीक है. So we are basically, you can say that we are a community of cells, our whole body. Now each cell has electric charge so inside minus होता है, outside plus होता है, and each cell has 1.4 volts of charge. Okay. Right? So अब imagine करें कि 1.4 volts अगर एक सेल में है और 50 trillion cells हैं, तो कितना हुआ? 70 trillion volts that is inside our body. Right? If I think mathematics अगर आप कर रहे हैं, right? इतना चार्ज हमारे अंदर है. All that energy is utilized in our everyday activities. हम जो अपने आप को heal करते हैं, इन सारी चीज़ों में वो utilize होती है. So every cell has its own intelligence, right? लेकिन ये सारे cells की intelligence together जब होती है, जब साथ में मिलते हैं, तो they leave their individual identity and make one common entity, which is our thought process. Okay. Right? So all this intelligence becomes our thoughts. Now many thoughts, strong thoughts together is what we call as belief. Right? And belief is something which we manifest in our life. So whatever we are today is the result of what we believe. So whatever you believe will happen. Right? So हम अपना, जब मैंने जैसे कहा कि we create our own future, we create our future by believing that we are going to reach somewhere or we are going to create something in our life. The stronger the belief, the bigger the possibility that you reach wherever you are supposed to reach or wherever you want to reach. Right? But if you have these beliefs, if you they are weaker, or if you have doubts about reaching there, then these doubts become the roadblocks for you to reach or manifest those beliefs. Okay. So manifestation का फंडा ये है कि whatever we believe, we will manifest in our life, we will reach there. But this belief has to be such that there should not be an iota of doubt. Got it. In that. So affirmations जो है वो हमें belief form करने में हमारी help करते हैं. They are actually cancelling the negative beliefs and creating positive belief systems. Negative belief systems हम कैसे बनाते हैं? एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बहुत बड़ा वाटर टैंक लाया गया और उस वाटर टैंक में इट्स मेड ऑफ ग्लास, राइट? बहुत बड़ा वाटर टैंक था, उसका ग्लास का वाटर टैंक था और पानी भर दिया गया और उस वाटर टैंक में एक बाराकूडा को छोड़ दिया गया. बाराकूडा इज अ सी फिश विच ईट्स स्मॉल फिश. ओके. राइट? तो इस बाराकूडा को इस वाटर टैंक में छोड़ दिया गया और उसके खाने के लिए छोटी छोटी फिश भी उसके अंदर, उस टैंक के अंदर डाल दी गई. Okay. तो होता क्या था कि जैसे ही बाराकूडा वुड सी स्मॉल फिश, इट वुड लंज टुवर्ड्स द स्मॉल फिश एंड ईट ऑल द स्मॉल फिश इन वन गल्प. राइट? तो ये कई दिनों तक चलता रहा कि स्मॉल फिश डालते और बाराकूडा वुड लंज टुवर्ड्स द स्मॉल फिश एंड ईट इट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कई दिनों तक ये चलता रहा. अब क्या हुआ कि उस वाटर टैंक के बीचों बीच एक ग्लास की प्लेट डाल दी गई. Okay. Now glass is transparent, water is transparent. Barracuda does not know that there is a barrier at the center, right? So एक तरफ बाराकूडा था, दूसरी तरफ स्मॉल फिश डाली गई. तो as बाराकूडा is used to, it lunged towards the small fish. But at the same हुआ क्या कि सेंटर में आके it banged against the invisible barrier. Now Barracuda did not see this barrier. It is invisible for the for Barracuda. So it went back again. उसको पता नहीं क्या हुआ कि क्या चीज रोक रही है मालूम नहीं है. Again came and banged against the glass plate. And it kept on doing it again and again and again and again and again. It could not go on the other side. But वो करता रहा कई बार. एक पॉइंट ऐसा आया जब Barracuda it stopped trying and it went and sat at one corner of the aquarium. Okay. of this water tank. अब ये ग्लास प्लेट हटा दी गई.
हटा के द स्मॉल फिश वॉज अलाउड टू स्विम ऑल ओवर द वाटर टैंक. बट सरप्राइजिंगली Barracuda did not go for the fish, and tragically this barracuda died of starvation. तो क्या हुआ होगा barracuda के साथ? Barracuda started believing that every time it is trying, it is going to fail. Right? Don't we form these kind of belief systems every day in our lives as well? Yeah. These are called as negative belief systems. कि हम ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, एक पॉइंट आके हम ट्राई करना छोड़ देते हैं. We start believing that we are going to fail every time we try, right? या और भी कई belief system जैसे I am not good enough, I am not worthy, I don't deserve, the world is not fair, you know. Yeah, true. I fail in all my attempts. और ये चीजें जो हैं, these negative belief systems are also manifesting because universe does not know कि whether they are negative or positive. It is just manifesting your belief. So आप जैसे I do not deserve अगर आप believe करते हो तो it is manifesting that in your life. So affirmations क्या करते हैं? They are cancelling the negative belief systems and they are forming a positive belief system in your life. So if you instead of saying that I don't deserve, if say I am the best, right? I am not good enough. Say अगर आप कहें आप you start saying I am the best as an affirmation, it will cancel this negative belief system and create a positive belief system in your life. So आपकी life automatically वैसी change होने लगती है and you start manifesting that belief. Wow. Even in fact you mentioned about this thing also कि when you wake up also तुम्हें तभी से एकदम positive एक mindset के साथ उठना चाहिए and whatever you think in the first thought of your mind actually makes or breaks your day, right? करेक्ट, बिकॉज यू नो हम लोग रात भर की अच्छी नींद से उठे हैं. हाँ. और हम सोचना शुरू करते हैं कि आज का दिन अरे बाप रे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आज ये करना है वो करना है, बॉस से डांट पड़ेगी, मैंने काम पूरा नहीं किया है, मेरी डेडलाइन मेरी पूरी नहीं हुई है, एंड दैट स्टार्ट्स समथिंग यू नो लाइक अ चेन ऑफ एक्टिविटी. सो जैसे ही हम ये सोचते हैं वी स्टार्ट बिहेविंग इन दैट फैशन एंड दैट एक्चुअली स्टार्ट्स अ डोमिनोज इफेक्ट in our day to day life. So morning में जो thoughts आते हैं they are starting a pattern for that day. और फिर वो डोमिनोज इफेक्ट से आप ऐसा होता है कि यो एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं मॉर्निंग में वो आप मैनिफेस्ट करते हैं. ऑफिस में जाके जरूर डांट पड़ने वाली है आपको. True. या जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज होने वाली है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्यों हुआ. एंड दैट एक्चुअली हैपेंस. पता है उसके बाद फिर वो लाइक यू आर मेंशनिंग वो होता भी है कि सो द आइडिया इज टू cancel that effect, dominoes effect, and start your day with a positive thought, start your day with a positive belief. Look in the mirror early in the morning before you brushing your teeth. Look into the mirror, smile at yourself and say I love myself, right? Say I am the best. Say I am always at the right place at the right time, and see what change that brings in your life. Because जैसे आप ये पॉजिटिव अपने आप से बात करना शुरू करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू टेल योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू create your future. What you tell yourself is going to become your belief, and that belief is going to manifest in your life. So true. Lot of people these days, I mean, they are doing this only कि उनका उल्टा होता है कि as in जो उन्हें चाहिए प्रॉबेबली वो चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि शायद उन्होंने कभी ना कभी उसमें कुछ या तो टाइम इन्वेस्ट किया था या पैसा इन्वेस्ट किया था, पर कुछ ना कुछ एक अपना इन्वेस्ट कर रखा है. दैट्स व्हाई दे वांट द रिजल्ट आउट ऑफ इट, और इसलिए फिर वो चीज कर रहे हैं. वो एक थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नेगेटिव सोचते ही नहीं है, एक बस इस डायरेक्शन में कि मैंने इसको समय दिया है, मैंने इसको पैसा दिया है, मैंने इसको काम दिया है, अब मुझे इस पे करना पड़ेगा. तो व्हाट वुड, बिकॉज ये जो जनता है ऐसी, ये आई थिंक मेजर अभी करेंटली दिस इज लाइक द मेजर पॉपुलेशन दैट इज वर्किंग और डूइंग समथिंग बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पुट एन एफर्ट. सो व्हाट वुड यू से टू देम? एक बहुत पुरानी कहानी है. हाँ. एक पर्शियन कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन. okay. आपने इनके बारे में सुना होगा कि बहुत सारी स्टोरीज हैं. तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जाते हैं बाजार, और बाजार में उन्होंने चिलीज होती है ना, मिर्ची, वो पहली बार देखी थी. तो बहुत सारी चीजें रखी होती हैं वहां पे. एक चिलीज का भी एक बड़ा सा दुकान होती है जहाँ पे बहुत सारी चिलीज रखी होती हैं. ओके. राइट, रेड चिलीज रखी होती हैं. तो वो पूछते हैं ये क्या है, तो वो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखी है चिलीज. तो दुकान वाला बोलता है कि ये चिलीज है जो आप स्वाद, खाने में स्वाद लाने के लिए इसको आप लेते हैं. तो बोलते हैं ठीक है, कि वो बोलते हैं मेरे को 10 किलो तोल दो.
सो एक आदमी होता है साइड में, वो बोलता है कि आप 10 किलो क्यों लेते हैं, हम लोग तो छोटी क्वांटिटी लेते हैं, हम लोग चिलीज लेते हैं तो 1 किलो से भी कम लेते हैं। तो बोले नहीं आप चूंकि ये खाने में स्वाद आती है, मैं इनको टेस्ट करना चाहता हूँ, तो 10 किलो, और वो 10 किलो चिलीज लेके, रेड चिलीज लेके एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। हाँ। और धीरे धीरे वो चिलीज खाते जाते हैं। तो पहली चिली खाते हैं तो उनको बड़ी तीखी लगती है, बड़ा मतलब बहुत परेशानी होती है कि इतनी तीखी है, वो मिर्ची, आंखों से आंसू रहे हैं, फिर भी वो खा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद दूसरी अच्छी हो, दूसरी भी वैसी, फिर तीसरी वैसी, तो वो रोए जा रहे हैं और चिलीज खाए जा रहे हैं। तो वही आदमी दूर से देख रहा था, उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो आदमी पास जाता है कि मुल्ला आप अभी तो आपने खा के भी देख लिया, आप रो रहे हो, फिर भी ये खाए जा रहे हो, तो अब तो खाना बंद करो। तो मुल्ला नसरुद्दीन उनको, उस आदमी को बोलता है कि देखो, पहले 1-2 चिलीज तो मैंने खाई, तो वो तो टेस्ट करने के लिए खाई कि ये होती कैसी है, कि अब मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही तीखी है, मेरी तो जान निकली जा रही है, इतना तीखा है ये, मैं कैसे खा पाऊंगा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने ये 10 किलो चिली खरीद ली, इसका मैंने पैसा तो दे दिया है, अब ये मैं एक चिलीज नहीं खाऊंगा तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं चिलीज नहीं खा रहा हूं, अभी ये मैं अपना पैसा खा रहा हूं, तो इसको मैं पूरी 10 किलो चिलीज में खा के मुझे खत्म करनी पड़ेगी। हमारी लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं कई बार। So true. कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया, हमने कोई ऐसी चीज कर दी, वो नहीं वर्क करी है, अब नहीं वर्क करी तो यू हैव टू लीव इट एंड मे बी टेक अनदर डिसीजन, या उसको छोड़ के कुछ अच्छी चीज करो। तो ये चीज हम करते हैं कि अब उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप उसको पकड़ के बैठे हो कि नहीं, इन्वेस्ट किया है ना, तो अब इसको हमें इसका यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, भले ही वो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही हो, फिर भी हम उसको पकड़ के बैठते हैं और उसको हम। That's a lovely example that happens actually now. Even I'm thinking, आप बहुत बेसिक चीज देख लो कि घर में खाना बच गया, अब वो खाना बच गया, भले ही वो बच गया है, नहीं खाना एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक कॉमन स्टिग्मा है स्पेसिफिकली, अरे खत्म कर लो, भले ही वो खत्म करके हमको अच्छा नहीं हो रहा हो, वो इट माइट नॉट बी, या कहीं आए हो तो इट माइट नॉट बी गुड फॉर यू, बट स्टिल खत्म कर लो, बिकॉज क्यों, तुम्हारा पैसे लगे ना, तुम्हारा खाना वेस्ट हो जाएगा। मतलब एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में है, बट that's what it happens कि वो बेसिक में ही अगर हम एज इन सुधार करेंगे तो दिस इज आई मीन अ वंडरफुल एग्जांपल फॉर श्योर। तो इसमें मैं अगर आपसे ये पूछूं कि प्रायोरिटाइज फिर हम कैसे करें चीज़ों को, कि ये चीज़ हमारे लिए प्रोबेबली दोनों चीज़ हमारी है, बट शायद ये चीज़ मेरे लिए फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाउ टू डू दैट देन? हमारी लाइफ में एवरी मोमेंट इज अ क्रॉस रोड एंड इट्स अ चॉइस वेदर टू गो इन वन डायरेक्शन और द अदर। सो वन डायरेक्शन takes us towards where we are supposed to reach, and the other direction is taking us away from that, right? Now we have to make a choice whether we want to go towards where we are supposed to reach, towards our goal, towards our purpose, our objective, or we want to go away from it. और ये हमारे logical mind से हम decide कर सकते हैं। We know through our logic whether we are going towards our goal or our objective, और वी आर गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो ये जो चॉइसेस हैं, ये हमें हर मोमेंट में ये क्रॉस रोड मिलेगा वेयर वी हैव टू मेक अ चॉइस। सो जैसे जैसे हम चॉइसेस लेते जाते हैं, वैसे वैसे इफ यू प्लॉट दैट ग्राफ एवरी मोमेंट, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यू आर मूविंग स्लोली मूविंग टुवर्ड्स वेयर यू वांट टू रीच, और यू आर गोइंग अवे। If you are going, you feel you are going away from it, then there has to be a course correction somewhere. So आपको वैसे choices लेने पड़ेंगे to bring you back on track. Right. तो हर मोमेंट में हमें ये choice लेना बहुत जरूरी है. Whether there is a choice between fear or courage, we have to choose what you want. Whether it's a choice between hatred or compassion, we can choose. Whether we have a choice between cruelty and kindness. So जैसे जैसे हम देखते जाएंगे कि दो चीजों में से कौन सी चीज हमें हमारे पर्पस की ओर ले जा रही है, वो चीज अगर हम चूज करते जाएं तो हमारा जो लाइफ है वो हमारी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ, हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ, हमारे पर्पस की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। राइट, पर उसमें ओके, सो इफ आई अंडरस्टैंड दिस, तो एक चीज ये है कि एवरीथिंग हैपेंस फ्रॉम हियर देन, कि आपका जो, जैसे आपने बोला कि जो माइंडसेट एक थ्रू आउट द लाइफ आपने बिल्ड किया है, मे बी थ्रू योर एक्सपीरियंसेस और थ्रू योर नॉलेज और आपने जो पढ़ा है, बट एक वो जो थॉट्स और वो जो माइंडसेट आपने सेट किए हैं, दैट मेक्स यू और ब्रेक्स यू, वही आपकी चॉइसेस बनाता है और वही आपको। एक तो हुआ बिलीव्स, हाँ, लेकिन बिलीव्स को भी हमें चूज करना पड़ेगा ना, कि विच आर द बिलीव्स विच आर नॉट हेल्पिंग अस
और विच आर द बिलीव्स विच आर हेल्पिंग अस, राइट, वो भी तो हमें चूज करना पड़ेगा। Yeah. तो हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ओके क्योंकि लॉजिकल माइंड हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम वेदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव और नॉट। इफ वी आर नॉट, देन वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्व्स बैक। बट हाउ डू समबडी नो कि उनका लॉजिकल माइंड एक्टिव है या नहीं, मतलब ये हाउ डू वी नो दैट वेदर वी आर स्मार्ट इनफ कि हमारा लॉजिकल माइंड एक्चुअली काम कर रहा है ना सिचुएशन? everyone, each one of us has the capacity to think. हाँ कोई आपको बोले कि आप मूर्ख हो, उल्लू हो, निकम्मे हो, you cannot think, don't believe. ओके Because each one of us has the capacity to think logically. Okay, use that. Because otherwise, what is the difference between us and a rodent? एक चूहा और हम में क्या फर्क है? that we have the Right, we capacity. have the mind and we have to use, because otherwise हम में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं है. That logical mind has to be used to make sure that we are going in the right direction, right? And each one of us has the capacity to do that. Why I ask this, because there's a very famous stigma that you know you are a prisoner of your own thoughts, कि जो तुम सोचते हो, जैसा आपने अभी बोला, your thinking, your mindset, your thought process, तो बहुत बार लॉजिकल थिंकिंग हमने अप्लाई करी तो इट प्रॉब्ली मेड थिंग्स वेंट इन द राइट डायरेक्शन, बट लॉट ऑफ टाइम वी आर नॉट एबल टू यूज दैट, जो आपने बोला भी, तो उस केस में हम उसी अपने ही थॉट्स के फिर प्रिजनर बन जाते हैं. व्हाट वुड यू से ऑन दैट देन? एक आदमी था जो बहुत अच्छा आदमी था. ही वाज यू नो अ वेरी काइंड, वेरी कंपैशनेट, गुड ह्यूमन बीइंग. और उसकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग थे जो उसके मतलब करीब थे, काफ़ी करीबी दोस्त थे, करीबी रिश्तेदार थे. एक बार ऐसा हुआ कि इन सब लोगों ने मिलके कुछ इस तरह से सिचुएशन आई कि कोई इंसिडेंट हुआ कहीं, और उसका पूरा ब्लेम जो है वो इसके ऊपर डाल दिया गया, और सब लोगों ने डाल दिया. तो वो जो मतलब इंसिडेंट हुआ था, इट वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, और उसकी वजह से हुआ क्या कि उसको जेल में डाल दिया गया 10 साल के लिए. ओके. अब 10 साल वो जेल में जब था तो ये सोचता रहता था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, एंड ही वाज यू नो ब्लेमिंग एवरीबॉडी जिसने ये किया, बिकॉज उसने तो कुछ किया नहीं था. जब वो जेल से बाहर आया 10 साल के बाद, तो जेल से बाहर आने के बाद नाउ ही इज आउट ऑफ द प्रिजन, लेकिन फिर भी वो हमेशा यही सोचता रहता था. उसको गुस्सा बहुत आता था कि मेरे साथ किस किसने क्या क्या किया, मैं उससे बदला लूंगा. मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा था उसको, रिसेंटमेंट था, हेट्रेड था टुवर्ड्स ऑल दोज पीपल, क्योंकि उसने मतलब लोगों ने उसके साथ धोखा किया था. अब उसकी वजह से हो क्या रहा था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था. तो देयर वाज अ वाइस मैन इन द विलेज, तो वो उसके पास जाता है, वाइस मैन के पास, कि मैं 10 साल प्रिजन में था, लेकिन अब मैं बाहर आ गया हूँ प्रिजन से, लेकिन ये चीज़ें मेरे को सोने नहीं देती रात में, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ. सो आफ्टर हियरिंग दिस होल स्टोरी, द वाइस मैन सेड कि यू नो व्हाट, यू आर स्टिल अ प्रिजनर. ओके. तो दिस मैन सेड नो, आई हैव कम आउट ऑफ द प्रिजन, आई एम प्रिजन से मैं 10 साल पूरी करके अपनी सजा काट के बाहर आ गया हूँ. तो वाइस मैन सेड नो, यू आर स्टिल अ प्रिजनर, नॉट ऑफ द प्रिजन but of your own thoughts and emotions. Because हुआ क्या है कि वहां से तो आप बाहर आ गए, लेकिन you are still carrying all those negative emotions in your mind, कि आपके साथ धोखा हुआ, आपने आपके साथ ऐसा 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 किया, so negative memories, उससे जुड़े हुए negative emotions, आपका गुस्सा, resentment towards those people, और अभी आप में बदले की भावना, यू वांट टू टेक अ रिवेंज. सो ये सारी चीजें भी आपको प्रिजनर बना रही हैं. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन एज वेल. दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एंड बिगर प्रिजन देन द प्रिजन यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ. सो ट्रू. मेक सेंस. तो इसी में वो जो कॉमन सेड स्लैंग है, लव योरसेल्फ, आई मीन कीप योरसेल्फ अबव एवरीबॉडी एंड यू आर द होल सोल पर्सन हु विल स्टे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विद योरसेल्फ. ये सारी चीजें, तो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. वो ही चीजें हमें मतलब आपसे भी अगर मैं जितना बात करती हूँ तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट निकलती है कि अल्टीमेटली तुमको इधर अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा
टू एक्सेप्ट एवरीथिंग जो जैसा आपने बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स कोर प्रिंसिपल्स हैं ये सब वही कॉमन प्रिंसिपल है जो आप हर सेल्फ हेल्प गाइड में पढ़ोगे, बट उनको कैसे उतारना है अपनी लाइफ में इज द होल प्रोसेस दैट यू हैव टू। बिल्कुल सही बात। तो वही जो आपने कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि ये देखिए क्या है कि एक एग्जांपल लीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में नाव के अंदर बैठे हुए, हाँ ठीक है। एक सेलर एग्जांपल लीजिए कि एक सेलर है, वो सेलर है, वो नाव के अंदर बैठा हुआ है और बहुत बड़ा समुद्र है, उसको जाना है लैंड की तरफ, ठीक है। तो उसको मालूम है लैंड जो है वो एक डायरेक्शन में है जहां पर मुझे नॉर्थ स्टार विल गाइड मी टुवर्ड्स द लैंड, हाँ ठीक है। तो वो सी में, जब सी में है तो उसको डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? नॉर्थ स्टार से मिलती है। वो अपना जो बोट है वो उस तरफ ले जाता है, राइट। अब सडनली होता क्या है कि मौसम बदल जाता है। मौसम बदलता है तो बादल, घने बादल छा जाते हैं, डार्क क्लाउड्स आकाश में छा जाते हैं और वो नॉर्थ स्टार जो है वो गायब हो जाता है, उसको दिखता नहीं है। और इन द मीन टाइम सी में जब स्टॉर्म आता है तो थपेड़े आते हैं ना, और उन थप्पड़ों से उसकी नाव जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा कैप्टन क्या करता है कि उस नाव के अंदर होती है समथिंग कॉल्ड एज एन एंकर विच इज देयर इन एवरी बोट, राइट। तो वो क्या करता है कि वो एंकर को नीचे की तरफ डाल देता है और वो एंकर नीचे जाके समुद्र की जो क्या कहते हैं बेस होता है वहां पे जाके धंस जाता है। जैसे वो एंकर डालता है वैसे उसकी नाव जो है वो स्टेबल हो जाती है। जो समुद्र के थपेड़े हैं वो नाव को इधर उधर नहीं ले जा सकते क्योंकि नाव एक जगह पे स्टेबल हो जाती है, राइट। और फिर जब फिर से खुलता है, आसमान खुलता है, स्टॉर्म खत्म होता है, तो फिर वो एंकर जो है वो उठा लेता है और नॉर्थ स्टार्स को जब दिखता है तो उस तरफ जाने लगता है। नाउ इन दिस स्टोरी और एन एनेक्डोट दिस बोट इज योर लाइफ बोट। ये आपके लाइफ की बोट है जिसके आप सेलर हो, राइट। आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना है और आपको उस तरफ जाने के लिए कौन गाइड कर रहा है? आपका मोटिवेशन विच इज द नॉर्थ स्टार, नाइस, हाँ राइट। ध्रुव तारा जो है वो आपको, आपका दैट इज द मोटिवेशन विच इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स वेयर यू आर सपोज टू रीच इन दिस लाइफ, राइट। नाउ होता क्या है कि इन द लाइफ अप्स एंड डाउन्स, जो हमारे लाइफ में स्टॉर्म्स आते हैं ना, कि बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं हमारी लाइफ में, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वो समुद्र के तूफान की तरह है कि जैसे ही वो तूफान आता है सबसे पहले गायब होता है हमारा मोटिवेशन, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, हमारा मोटिवेशन चला जाता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, नथिंग टू मोटिवेट अस। एट द सेम टाइम हमारी लाइफ की नाव जो है वो हिचकोले खाने लगती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, लाइफ अप्स एंड डाउन्स में जा रही है। ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि आपकी लाइफ पूरी उलट पुलट हो गई, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप एक स्मार्ट कैप्टन हो तो क्या करोगे कि आप एंकर जो है उसको नीचे की ओर डालोगे, समुद्र के तले की ओर डालोगे, बेस की तरफ डालोगे, और जैसे वो एंकर की तरफ जाएगा तो आपकी नाव जो है स्टेबल हो जाएगी। ये बेस क्या है? ये बेस जो है जहां पे आप अपनी बोट को एंकर करते हो, दीज आर योर कोर वैल्यूज, ओके, राइट। योर कोर वैल्यूज कौन से होते हैं? लव, कंपैशन, काइंडनेस, सेंसिटिविटी, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, फेथ, होप, करेज, ह्यूमिलिटी। ये सारे जो हैं ये आपके कोर वैल्यूज हैं। सो जब लाइफ में प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं, अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, लाइफ टेक्स यू थ्रू स्टॉर्म्स एंड योर मोटिवेशन गोज ऑफ, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू एंकर योरसेल्फ टू द कोर वैल्यूज। जब आप कोर वैल्यूज से अपने आप को एंकर करते हो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। इट हेल्प्स यू टू टाइड ओवर दैट स्टॉर्म विच यू आर फेसिंग। और जब स्टॉर्म खत्म हो जाता है फिर से आपको मोटिवेशन आ जाता है ऊपर, एंड देन यू कैन टेक द एंकर आउट एंड टेक योर बोट, लाइफ बोट टुवर्ड्स योर गोल। वेरी नाइस, आई मीन दिस इज सो नाइस। ये मेरे को ये पूछना है सर आपसे, ये जो इनफैक्ट बुक्स में आप सारे ऐसे स्टोरीज के फॉर्मेट में ये समझाते हो, जैसे हमने बोला ना कि रूल्स वही हैं, उनको कैसे प्रोसेस में उतार रहा है, तो ये हाउ डिड यू इवन थॉट कि मैं इस तरीके से ही समझाना चाहता हूँ हर इंसान को? बचपन में मेरे पिताजी मुझे स्टोरीज सुनाया करते थे। हाँ। और बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनी है, पंचतंत्र से लेकर सारी स्टोरीज, और उन स्टोरी से मुझे अलग अलग चीजें उन्होंने सिखाई। और हर रात मैं बिना स्टोरी सुने सोता नहीं था,
Okay. तो सोने से पहले मुझे उनसे एक स्टोरी जरूर सुननी होती थी। तो स्टोरीज हैव हेल्प मी अ लॉट एंड मैंने ये रियलाइज किया कि स्टोरीज आर द बेस्ट फॉर्म टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि जैसे आपने देखा ना कि पंचतंत्र क्यों बनाया था, क्योंकि पंचतंत्र की जो स्टोरीज है उससे हम लाइफ लेसन सीखते हैं। सो स्टोरीज आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड इजिएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। स्टोरीज के द्वारा आप जो सीखते हो आप कोई भूल नहीं पाओगे, दे विल ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ। सो स्टोरीज एक बहुत आसान तरीका है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, सीखने का, और एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो स्टोरीज के थ्रू ही मैं सोचता हूँ कि लोगों तक ये सारे मैसेजेस पहुंचाएं। तो आपकी जो ये नई बुक है 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, इसमें आपने कंप्लीटली जितना ये जो आपके गोल्डन रूल्स है, यू हैव ट्राइड योर मैक्स टू पुट इट इन द स्टोरी फॉर्मेट एंड मेक इट मतलब रीच टू द पीपल। करेक्ट। सो आइदर उसमें स्टोरी है या मेरी लाइफ का कोई इंसिडेंट है या ऐसी कोई एनेक्डोट्स हैं कि एक सिंपल तरीके से एक लाइफ विजडम या गोल्डन रूल ऑफ लाइफ लोगों तक कैसे पहुंचे, दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड। सो हाउ, अगर आपने सैंपल कॉपीज भी जितने लोगों को भेजी होगी अभी, whosoever has read it so far, how's the response? Oh, wonderful. People are liking the book and जो भी इस बुक को पढ़ेगा I'm sure they are going to love it and मेरे पास अभी भी लोगों के messages आते हैं because the book is now available on Amazon for you to buy. So there's a QR code which you can scan and get the book and जिसने भी ये बुक पढ़ी है, अभी स्टार्ट की है पढ़ना, वो सब बोल रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट सेलर। Wow, that's so nice. इसमें I was just when I was going through the chapters, there were two very interesting things. One was bucket list पे आपने बात की, because that's a trend you can say these days. So what would you say on that? What's it about actually? So actually होता क्या है कि हमारी लाइफ में अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या क्या करना है, तो आप उस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाओगे, वो आप करोगे ही नहीं वो चीज़ें, राइट। सो पहली चीज़ ज़रूरी ये है कि आप ये जाने कि आपको इस लाइफ में क्या क्या करना है, क्या करने आए हो, या आपको क्या क्या अकम्प्लिश करना है, कहाँ तक पहुँचना है, राइट। सो बकेट लिस्ट बेसिकली इट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू बिफोर यू किक द बकेट और बिफोर यू डाई। एक मूवी आई थी 2004 में, बकेट लिस्ट, तो उसमें यही मैसेज था कि create a list of things you want to do before you die. Okay. And that becomes like your vision chart कि आपको ये चीजें करनी है। Now एक बार आपने bucket list बना ली, वो चीजें जो आपको करनी है, and don't when you create a bucket list, don't write things which cannot be measured. Okay. You need to write the things, only those things which you can tick or which you can measure. Exactly. Otherwise जैसे आप I want to आप लिखोगे उसमें कि I want to make as many people as possible happy. How will you measure that? Got it. I want to help as many people as possible. How are you going to measure that? You will never be able to measure that. Got it. Right? So वो चीजें जो आप measure कर सकते हो या tick कर सकते हो, तो list of things which you can measure and which you want to do before you die, that gives you your vision, your goal for life. Now you know where you have to reach. और एक सीईओ जैसे होता है ना, कंपनी का सीईओ होता है, उसको क्या है, उसको मालूम है कि इतना प्रॉफिट मुझे कमाना है और इतना मेरे पास टाइम है, ये साल भर का टाइम है। एंड द सीईओ ऑल्सो नोज मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, मेरी मैन पावर है, मेरे पास पैसा इतना है, ये वो सब कुछ रिसोर्सेज मालूम है। तो यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, राइट। सो यू नो व्हाट आर योर गोल्स, यू नो हाउ मच टाइम यू हैव, एंड you know how much resources you have. According to, and you can of course learn new things and create your more resources, but according to that then you can guide yourself to reach those goals, because अगर हमें destination ही नहीं मालूम है तो हम अपनी जर्नी कहाँ किस तरफ गाइड करेंगे। So you are saying every person, whosoever may be watching it, they should have a bucket list of their Absolutely, each one of us, we need to know what we want to do in life, where we want to reach in life. That's how we find our purpose. That पर्पस थोड़ा सा अलग है इसमें। कि एक बार हमें ये मालूम पड़ गया कि व्हाट इज आवर बकेट लिस्ट, ये फाइंड आउट पहले करें कि हमारे पैशन क्या क्या है, व्हाट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, राइट। सो सपोज देयर आर 2-3 थिंग्स और 5 थिंग्स व्हिच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, तो आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लें और उन चीज़ों में से ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालें जिनसे यू कैन क्रिएट वैल्यू इन समबडीज लाइफ। okay. You can help somebody in some way or create a value in society. Okay. Right? तो आपके 5 चीजों में से एक या 2 चीजें ऐसी होंगी from which you can
डू समथिंग गुड फॉर अदर्स और क्रिएट अ वैल्यू इन द सोसाइटी और फॉर अदर्स, उसमें आपको कहीं ना कहीं अपना पर्पस जो है आप ढूंढ पाएंगे. ओके, तो आप So, ऐसा बोल रहे हैं कि पर्पस इज बेसिकली समथिंग वेयर यू आर गिविंग बैक आल्सो. So purpose has two things. One, जो आपको something which you are really passionate about, something which you love doing, that is your passion. Through that passion, if you are able to help, because purpose is not only about you, purpose is about creating a value. मतलब आप इस लाइफ में आए हो and you go back from this life without creating any significant difference to this world, then why did you come? Right? आप यहाँ आए हो तो there has to be some impact you create because of you being there. Otherwise, you being there has no meaning. Right? Makes sense. So you have come here, you create an impact, you create some value, you make your life in such a way, live your life in such a way where you are helping people or creating value in their own lives or in society. That is where then your life becomes worth living. वर्थलेस की जगह. Worthless की जगह. Wow. So that is your purpose. That's a very beautiful definition of purpose. Like जनरली ये है कि तुम कुछ पैदा करने के लिए, जिस चीज के लिए कुछ ना कुछ है, जिस रीजन के जैसे पैदा हुए हो, बट आपने बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया कि वो आपका पैशन भी बनता है और वो पैशन आपको सोशली भी, लाइक यू आर हेल्पिंग समहाउ समथिंग, सम इम्पैक्ट. Whatever way you create awareness. That's nice. एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी. उनको अपना पर्पस फाइंड आउट करना था एंड शी केम टू नो हर पर्पस ऑफ लाइफ. So she left that job and started teaching children in a slum school. Okay. In a very small municipality का school था, उसमें सिखाने लगी. Teaching destitute children, teaching these rag pickers होते हैं उनको, and she said that when I do this, when I teach these children, I feel so nice, I feel so satisfied that I am doing something for the society. I am creating some value. Yeah. So she is happy and she is adding something. Correct. Superb. So if I ask about the book, I mean, who is your right audience for this then? ये जो आपने सारी चीजें, इतनी सारी चीजें mention करी है, तो these golden rules are for whom? Is it for youth? Is it for somebody who is struggling or probably in 40s or 50s or entering into that the old age era or whatever? तो this book is for which? So age group, जैसे अगर आप देखना चाहें, age, there is no age to transform your life. Okay, you can transform your life at the age of 12, you can transform your life at the age of 80. Okay, so age is only a number. It does not define anything in your life. हाँ. लेकिन if you are really really serious about making your life successful, fulfilling, and you want to bring in inner peace in your life, you want to create a meaning for your life, if you want to create a value, या आप खुद क्या है ढूंढना चाहते हैं, अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं, you want to create a path not only for yourself but for also for others, then this book is for you. So आपने सर जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एफर्मेशंस इन सबकी बात की. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नेगेटिव चीज ऑलरेडी हो गई किसी की लाइफ में, तो हाउ टू कन्वर्ट इट, हाउ टू फाइट विद इट एंड मेक इट अ पॉजिटिव थिंग. एक स्टोरी मेरे दिमाग में आती है कि एक लेडी थी मारिया, और शी वॉज अ पॉटर. वो पॉट्स बनाती थी और तरह तरह के उसके पॉट्स बड़े बिकते थे, बहुत सारे पॉट्स, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पॉट्स बनाती थी. तो उसके घर में उसने बना के रखे थे 100-500 पॉट्स बना के रखे. अब एक दिन बहुत जोर से आंधी आती है, तूफान आता है, और तूफान जब आता है तो ऐसा तूफान आता है कि उसका घर तहस नहस हो जाता है, उसके सारे पॉट्स फूट जाते हैं. ओके. तो जब आंधी खत्म होती है तो उसको देखती है कि सब कुछ टूटा हुआ है, सारे पॉट्स टूटे हुए हैं, बड़ी निराश हो जाती है कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. यही तो मेरी रोजी रोटी थी और ये खत्म हो गया. बहुत निराश हो जाती है. लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि इसमें से मैं क्या बना सकती हूँ, इसमें से कुछ तो निकल सकता है जो है. तो बैठी बैठी सोचती है, उसको कुछ प्लॉट्स के टुकड़े नजर आते हैं, तो वो टुकड़ों को जोड़ती है तो दिखता है कि वो पॉट्स के टुकड़े जुड़ रहे हैं. तो वो ग्लू लेके आती है, और वो जब ग्लू से एक एक टुकड़ा जोड़ती है, देखती है कि पॉट तो जुड़ रहा है लेकिन उसके जो हिस्से हैं, मतलब वो दिख रहे हैं, उसके किनारे दिख रहे हैं, उसका जो बॉर्डर्स हैं वो जहाँ जुड़े हुए वो दिख रहा है.
तो वहाँ पर वो ऐसा करती है कि शी पुट्स गोल्डन पेंट ऑन दोज टू हाईलाइट दोज जहाँ जहाँ टूटे हुए हैं, वहाँ पे वो उन क्रैक्स को, उन टूटे हुए हिस्सों को वो हाईलाइट कर देती थी। जहाँ पे वो जोड़ी हुई है वहाँ पर वो हाईलाइट कर देती है गोल्डन पेंट से। और ऐसे वो एक पॉट बनाती है, दूसरा पॉट बनाती है, तीसरा बनाती है, और सब जितने भी टूटे हुए पॉट्स हैं उन सब को वो अभी कन्वर्ट कर देती है। वो उन जो टूटे हुए हैं उनको फिर से रीबिल्ड करती है, एंड ऑल देम हैव गोल्डन लाइंस ऑल ओवर द पॉट्स। और फिर वो कोई एक रास्ते से जा रहा होता है, आदमी होता है, वो देखता है तो वो बोलता है ये तो कितने सुंदर पॉट्स हैं, उसको बड़ा पसंद आता है, तो बोलता है मैं ये खरीदता हूँ। धीरे धीरे ये बात फैलती है और लोग उससे स्पेशली ऐसे पॉट्स लेने आते हैं जो गोल्डन लाइंस वाले, लोगों को बड़ा पसंद आता है कि ये गोल्डन लाइंस वाले पॉट्स हैं। तो उससे कोई पूछता है कि ऐसे पॉट्स क्यों बनाए, मतलब इसमें क्या फिलॉसफी है, इससे क्या तो उसने वो कहते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर आती हैं। पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि मेरी ये डिसास्टर जो थी इसने मुझे एक नया नज़रिया दिया इसको देखने का। जब मैंने इसको चिपकाया तो इसमें से मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखाई दी। तो एवरी डिसास्टर ऑल्सो हैज सम अपॉर्चुनिटी हिडन बिहाइंड इट। दूसरी चीज़ मुझे इसमें ये दिखी कि दिस वॉज अ प्रॉब्लम बट आई एम बिगर देन माई प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम से मुझसे प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मैं उस प्रॉब्लम से बड़ी हूं। तो मैंने सोचा कि इसमें से मैं और क्या बड़ा निकाल सकती हूँ, दिस इज वाई दिस थिंग हैज कम। और इसमें एक सोच और है जो जापानीज थिंकिंग से आती है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो ऐसा है कि जापान में एक एक तरीका है, फिलॉसफी है जिसमें दे जॉइन द पॉट्स, ब्रोकन पॉट्स विद गोल्ड। और वो ये कहते हैं कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, या आपके जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने आपको तोड़ा है, वो आपकी लाइफ को एक नया नजरिया देते हैं, एक ब्यूटी देते हैं जिससे आप और निखरते हो अपनी लाइफ में। तो आपको अगर लाइफ तोड़ने की कोशिश करती है तो आप टूटते नहीं हो, आप उसमें से कुछ और नया पाते हो, और वो नया नजरिया जो है वो आपको निखारता है और आपको आपकी पर्सनैलिटी जो है वो और अच्छी बनाता है। तो ये इसमें से सीख मिलती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से क्या होगा हासिल, रुख को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। वाओ, सो नाइस। तो मैं ये बोल सकती हूँ सर, जैसे बोलते हैं ना, वो जैसे आप बोल रहे हो सोच को बदलो, तो वो एक बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें जो होती है, तुमको सोच उसने रखनी कि उनमें खुशियां ढूंढो, जॉय इन लिटिल। बिल्कुल सही बात है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, योर लाइफ विल चेंज। वाओ। ऐसी अगर हम इफ वी कम बैक टू योर बुक 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, तो उसमें कोई, जैसे हमने अभी नेगेटिविटी की, कोई भी जिसके लाइफ में नेगेटिविटी है या कुछ भी, तो अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि एनीबडी हु हैज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, हाउ कैन योर बुक हेल्प देम? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप बुक हाथ में लीजिए। अगर आप कोई किसी मुश्किलात से, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई आपको ऐसी कन्फ्यूजन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको निराश कर रही है लाइफ में, तो बुक का कोई भी पन्ना खोल लें, और मुझे ये विश्वास है कि वो पन्ना वही खुलेगा जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है। तो आप देखिए कि कौन सा चैप्टर खुला है, उसमें कोई लेसन होगा आपके लिए, और वो लेसन आपको उस वक्त आपके लिए ज़रूरी होगा, वो आपको गाइड करेगा। तो इस तरह से आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, आपको एक अच्छी स्टोरी भी पढ़ने को मिलेगी, और आपको लाइफ में लेसन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको, यूं तो जीने के लिए पल बहुत है कम, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। वाओ, so nice. So anything last thing that you want to say to the audience, whosoever is watching, I mean, how to transform their lives by using those core principles. So if one thing that you want to say, what would you say to them? So मैं यही कहूँगा कि अपने आप को पहचानिए। आप यहाँ किसी मकसद से आए हैं। We are all here for some objective, some goal, some purpose. उस चीज़ को पहचानिए, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सो वंस यू नो दैट, टेक स्टेप्स टूवर्ड्स डूइंग दैट। और मैंने ऐसे बहुत सारे टूल्स अपनी बुक में दिए हैं जहाँ पे आपको जो भटकाने वाली चीज़ें हैं उनको आप इजीली काउंटर कर सकते हो। और वो जब आप
करेंगे, अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस डिसाइड करेंगे और उस तरफ जब आप जाएंगे तो आप मतलब आई कैन अश्योर यू दैट यू विल नेवर रिग्रेट anything in your life, and on your deathbed you will have a regret free mind, but at the same time you would have made your life worth living. So I think यही message Wow, सबको जाता है. that's a wonderful message and thank you so much sir for joining us today. I mean this book 50 Golden Rules of Life, मैंने जितनी पढ़ी और जितनी आज आपसे सीखी है बहुत वंडरफुली, लाइक आई मेंशन, आई सेड इट ट्वाइस इन द पॉडकास्ट इटसेल्फ, पर आपने जिस इजी वे से, और जो आप खुद बोलते हो कि यही मेरा दैट्स माय वे ऑफ राइटिंग, कि मैं बहुत सिंप्लिसिटी से समझाना चाहता हूँ, उसी इजी वे से आपने स्टोरीज के वे में जो समझाया, आई थिंक इट्स एपिक. और ये चीज जितना लोग समझ जाए तो वो जो आपने बोला है कि व्हेन यू आर एट योर डेथ बेड, आई थिंक you'll be very happy बिकॉज आपने अपना पर्पस फाइंड किया, आपके वो जो रूल्स थे, जो लाइफ के गोल्डन रूल्स थे, आपने वो फॉलो किए. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड ब्रिंगिंग दिस वंडरफुल बुक. एंड गाइज डू go and buy this book, and if you have any question, Santosh sir is there on his Instagram, so do follow him on Instagram as well. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you.